Hello everyone, welcome to Ansarkari. So taking up the next set of important topics from 28th of March. So firstly we are seeing that ICMR एविडेंस बेस्ड नॉर्म्स के बेसिस पे प्रॉपर एक गाइडलाइंस का सेट लेके आने वाली है फॉर लंग कैंसर मैनेजमेंट। ऑल्दो वी नो कि इंडिया में दिस इज मतलब कैंसर डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज, उसके बाद भी प्रॉपर गाइडलाइंस का फ्रेमवर्क नहीं है जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और पैलिएशन केयर रिगार्डिंग दी different types of cancer in India. And also according to the World Health Organization, जो lung cancer एक significant public health concern है. So it can cause, again, it is actually causing considerable number of deaths globally. इसके पीछे causes क्या है? Smoking, tobacco, like cigar, even e-cigarettes can be there. So these contains the primary risk factor for the lung cancer. And इसकी वजह से even known smokers उनके ऊपर भी impact होता है. So गिवन कि अभी कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है कि क्या प्रिवेंशन के लिए मेजर्स होनी चाहिए, तो ऑन दैट आईसीएमआर इज वर्किंग अपॉन। एंड सो एडिशनली जो एविडेंस डिराइव्ड बेसिस पे जो सिस्टमैटिक रिव्यूज होंगे, मेटा एनालिसिस हो गए, तो उसके रिगार्डिंग देयर वुड बी अगेन अनदर फ्रेमवर्क रिगार्डिंग दैट, सो दैट अगेन हम इसको और सिस्टमैटिकली डील कर सके। Then when we talk about the challenges in the Arabian Sea and Indian Ocean region, so piracy is one of the biggest challenge, which is recently emerged more, saying that after the attack by the Yemen Houthi rebels. So Somali pirates, they used an Iranian fishing vessel to hijack the MV Ruin. So these are, we can say, the tactics which are being actually used by the Somali pirates. So Somali, in the Horn of African region, piracy is more prominent. The Marine Security Center, located in, again, Horn of Africa, which monitors the maritime activity, listed the hijacking of the fishing vessel. So again, it becomes even a security threat for the fisheries community. The Iranian flagged fishing vessel was Al Ashkan. So it had 24 Pakistani crew members. So when we're talking about the safety and security of sea lanes of communication, because again, approximately 30% of the global trade, it passes through the Red Sea region. So that's why we are saying that India is playing crucial role when we are saying that we want to be a net security provider as far as Indo-Pacific is concerned. तो टाइमली रीस्टेटमेंट, यहाँ पे दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे बात हो रही है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इट हैज मेड अ केस अगेंस्ट प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट। जब एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कोई आर्टिकल या कोई कंटेंट जो पब्लिश किया जा रहा है किसी मीडिया हाउस के द्वारा या किसी जर्नलिस्ट के द्वारा, कि वो डिफेमेटरी है, तो वन ऑफ द टैक्टिक्स विच इज रॉन्गली यूज्ड, वी कैन से कि प्री ट्रायल, मतलब ट्रायल से पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, आपको बोल दिया जाता है कि आपको उस आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। तो इसके पीछे भी एक रीजन ये बोला जा रहा है कि इट कैन बी कि अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर देते हो या कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करते हो कि इवन दैट कैन बी डिफेमेटरी, तो उसके वजह से प्री ट्रायल इंजंक्शंस लगा दिए जाते हैं। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एट द सेम टाइम it can also hamper your fundamental right to freedom of speech and expression also. So even public, they also have the right to know, so that is also a part of the fundamental right under article 19. So this has been highlighted। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो तो 3 टेस्ट, मतलब 3 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस क्या है? पहली कि वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, कि प्राइमा फेसी मतलब कोई केस एक्चुअली बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज कि क्या जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, क्या वो वेदर इट इज इन फेवर ऑफ एन इंटरिम रेस्ट्रेंट, मतलब इंटरिम रिस्ट्रेंट लगाने के फेवर में क्या कंडीशंस उस तरफ बैलेंस आउट ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, तो तभी आपको इंटरिम रिस्ट्रेंट लगाना चाहिए, अदरवाइज नॉट। थर्ड कंडीशन इज कि वेदर नॉट ग्रांटिंग इट विल कॉज इररिपेयरेबल लॉस और हार्म टू द प्लेंटिफ।
तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मीट हो रही हैं, तो तभी आप इंटरिम या प्री ट्रायल जो रिस्ट्रेंट है, इंजंक्शन है, उसको इम्पोज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको पहले भी हाईलाइट किया गया है इन द केस विच इज कॉल्ड द बुनार्ड वर्सेस द पेरीमैन केस। तो दिस प्रिंसिपल विच lays down the standard that there can be an injunction in a defamation suit only if the court feels कि content is defamatory and that there can be no way the publication can be justified during the trial. So this was there, and यहाँ पे जो हम बोले कि tactics which are adhered to, तो that is एक्रोनिम जो यूज किया जाता है, दैट इज स्लैप, मतलब स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन या लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। सो यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, डिफेमेशन वर्सेस द राइट टू नो ऑफ पीपल एंड अगेन द राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोनों को बैलेंस करने की बात की जा रही है, एंड ऑन दैट बेसिस सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली मेंशन्ड दीज थिंग्स। तो डिफेमेशन भी इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, देयर शुड बी अगेन प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑल्सो, एंड उसको हम अंडरस्टेट नहीं कर सकते, गिवन कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि डिफेमेशन कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इस आर्टिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ये ओवरऑल यही बात कर रहा है कि इंडिया की प्रॉब्लम इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन नहीं है, या इवन पार्टिसिपेशन, जैसे हम रीजनलिज्म बात कर रहे हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टिसिपेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी आर सीइंग कि जो कॉन्टेस्टेशन है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट लाइंस विच आर फर्दर डीपनिंग। तो ये आर्टिकल बेसिकली यही हाईलाइट कर रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी करंटली जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ही वाज अरेस्टेड, उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है वो अरेस्ट हुए। तो ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है, आप उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। और जो हम बोलते हैं कि देयर इज वन शेक्सपियरन फ्रेज जिसको बोला जाता है कि मेकिंग अश्योरेंस डबली से, मतलब अनसर्टेनिटी को बिल्कुल कम कर दो और मेकिंग डबली श्योर कि आप यू आर अश्योर्ड कि आप ही जीतोगे। एंड थोड़ा सा इसको लाइक पॉलिटिकल टोन दिया जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप हिंदू नेशनलिस्ट प्रिंसिपल को ही प्रमोट करना चाहते हो पॉलिटी में, तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तो ऑब्वियसली दिस वुड बी हैम्परिंग जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। बट सेकेंड एस्पेक्ट की बात ये हो रही है कि देन आप चाहते हो कि पार्लियामेंट में यू आर हैविंग अ मेजोरिटी या सीट्स मोर देन 365, सो दैट कोलिशन पॉलिटिक्स या कोलिशन गवर्नमेंट ना बने, सिंगल पार्टी मेजोरिटी हो। तो एक जो टर्म यूज किया जा रहा है कि क्या वेदर इट इज लाइक एक्चुअली क्या डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रहा है। एंड एक इंडेक्स की जो बात की जा रही है, वीडेम इंडेक्स, दैट इज वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन उसको पब्लिश करता है। तो उसमें भी इंडिया का जो स्टेटस है, मतलब एक लिबरल डेमोक्रेसी पहले बोला जाता था, नाउ इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो जो यहाँ पे पॉलिटिकली बात की जा रही है उस एंगल से चीजें हाईलाइटेड है कि वेदर डेमोक्रेसी इज वीकनिंग और नॉट, क्या ये एक्चुअली उसी तरफ हम मूव करे, ऑल्दो वी डू नॉट एक्सेप्ट दी सेइंग्स ऑफ दिस वीडेम रिपोर्ट, बट क्या अगर हम एक्चुअली देखें तो ये रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया चाइना और मालदीव्स एंड टॉक्ड अबाउट थ्रेट्स टू इंडिया। अब हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के केस में भी चाइना इज गोइंग टू डेवलप द डीप सी पोर्ट एंड द एयरपोर्ट। बट हम बात करते हैं कि कंट्रीज दे आर एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग कि एक टैक्टिक्स है जो अल्टीमेटली चाइना को फेवर करेगा, बट उसके बाद भी वाई स्टिल कंट्रीज दे आर अगेन गोइंग फॉरवर्ड विद जो चाइना की डेड डिप्लोमेसी है, एंड वो उसी के साथ क्यों, मतलब आगे उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो कैन वी से कि कोई और ऑल्टरनेटिव उनको नहीं दिखता है, तो अल्टीमेटली दे आर हैविंग नो चॉइस। प्लस श्रीलंका के केस में यहाँ पे यू आर सीइंग कि जो आईएमएफ बेल आउट उनको मिला है ऑफ $2.9 billion, तो उसके लिए दीज आर टू स्पेसिफिक कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए, एंड सिंस दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस,
तो again they are left with no choice, so China के साथ they are going forward when it comes to development of this Hambantota port and airport also. एंड जो बाकी कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स थे साथ ही साथ, लेकिन उनको भी होल्ड पे कर दिया गया. फॉर एग्जांपल जो जापानीज फंडेड एक्सपेंशन ऑफ कोलंबो एयरपोर्ट था, दैट वाज पुट ऑन होल्ड. एंड एक और एलिमेंट यहाँ से ये दिखता है कि ये चाइना अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, वो श्रीलंका के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे हैं. कि श्रीलंका आस्क्ड कि फॉर अ हेयर कट, जो उनको जितने अमाउंट का लोन दिया गया, कि रीपेमेंट में क्या हम कुछ लेसर अमाउंट आपको रीपे कर सकते हैं, तो उसका एक्चुअली हेयर कट बोला जाता है. बट चाइना हैज कम्प्लीटली डिनाइड दैट. तो उन्होंने बोला कि हम टेन्योर ऑफ जो लोन है, जो टाइम पीरियड है, उसको बढ़ा देंगे एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्ट कर देंगे. तो ये चीज भी क्लियरली दिखा रहा है कि चाइना इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट्स ओन इंटरेस्ट. तो गिवन दिस अगेन कंसर्न्स इंडिया के लिए, इवन यूएसए के लिए और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. एंड तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक, जो हमारा रिलेशनशिप है विद श्रीलंका, चाहे वो अब डेवलपमेंट लेवल पे बात करें, या जो हमारे कंसर्न्स है वो रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ फिशरीज, ensuring ki that gets resolved as soon as possible. Then we are also talking about कि ट्रेड के पर्सपेक्टिव से एंड टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी, लाइक फेरी सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड. so these are certain things. Now again, Delhi CM was arrested, so this has attracted again international attention. तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आता है कि वी एनकरेज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल. एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे स्टेटेड कि डिप्लोमेसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स आर, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ the other countries, or the partner countries. तो यहाँ पे ऐसे देखा जाता है, जब हम इवन जम्मू एंड कश्मीर इशू की भी बात करते हैं, तो इंडिया का स्टैंड ये रहता है कि बायलेटरली वी वांट टू रिजॉल्व इट एंड वी एक्सपेक्ट अगेन कि इंडिया की सोवरेनिटी और जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उन पे क्वेश्चंस ना उठाए जाएं. एंड इवन देर इज वन मोर रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है रिगार्डिंग द रिलीजन, जो भी यूएससी पब्लिश करता है. तो इंडिया अगेन जो भी उसके आउटकम्स या रिजल्ट्स रहते हैं उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, given that it remains biased. So एक तरीके से वी कैन से कि जो यूएसए है, क्या वो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन रेज कर रहा है, क्योंकि दे आर सेइंग कि टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल. एज वी से कि इंडियाज जुडिशरी, इट रिमेन्स, इट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो अगेन दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो. एंड ये एक इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम यहाँ से वी कैन टेक अवे फ्रॉम हियर. तो WTO 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में आउटकम्स जो हमने देखा, कौन से डिफरेंट एरियाज पे हाईलाइट हुआ, बात हुई, इंडिया का क्या स्टैंड रहा. यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है और जो बाकी कंट्रीज का स्टैंड है. तो फर्स्टली तो ये एक चीज यहाँ से जो इंडिया का प्रिंसिपल कंसर्न है रिलेटेड टू दिस अग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट, कि क्या ये एक्चुअली WTO के एम्बिट के अंदर आता भी है कि नहीं आता है. क्योंकि इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, whereas WTO इज कंसर्न्ड विद प्रमोटिंग मोर फ्री एंड फेयर ट्रेड. तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर भी ऐसा कोई सर्टन या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड या साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे ऐसा एविडेंस नहीं है कि डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ट्रेड भी इंक्रीज होगा ही होगा. तो इसमें एक वी कैन से कि वन ग्रुप ऑफ कंट्रीज या OECD का मानना ये है कि अगर 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी तो ट्रेड इंक्रीज होगा. तो बोल रहे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, बट अगेन इंडिया इस चीज को अग्री नहीं करता है, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर सर्टेन कि इन्वेस्टमेंट होगा तो ट्रेड विल ऑल्सो इंक्रीज. सेकेंड एस्पेक्ट यही है कि क्या ये WTO के रूल बुक के अंडर आता है कि वी कैन गो फॉरवर्ड विद such type of agreement which is about investment facilitation. So this has been India's stand, so that is why we are not supporting this thing. And
अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज लाइक नॉट न्यू इशू, इसको हम सिंगापुर इशू भी बोलते हैं। तो 1996 में भी WTO सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भी दिस केम टू द लाइमलाइट, एंड ऑल्सो दिस वाज स्टेटेड उस टाइम पीरियड पे कि इसको दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, जो 2001 में हुई थी। इसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो अग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये ज्यादा बायस्ड है, या इट इज मोर टिल्टेड इन फेवर टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। कि अगर सपोज वो किसी कंट्री में FDI लेके आते हैं और कुछ कंसर्न्स या कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो हमेशा ट्रीटी को बीच में खींच के लेके आते हैं कि ये ट्रीटी के हिसाब से दे आर हैविंग दिस पावर। तो इवन उस टर्म्स में भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्लियरली रूल्स स्टेट नहीं करता है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर इशू। तो ओवरऑल ये आर्टिकल इसी चीज के बारे में बात कर रहा है, एंड इंडिया का स्टैंड इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस की क्या ये एक्चुअली WTO के एम्बिट में आता भी है कि नहीं आता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो इंडिया में करंटली फंक्शन कर रही हैं, क्या वो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं उनसे वो कनेक्टेड है। तो प्रेमिसी सोशल सिक्योरिटी है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एक ये एस्पेक्ट यहाँ पे है। एंड वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर फ्रेमवर्क कि बॉटम अप अप्रोच की हम जब बात करें तो ना तो हमें क्लियरली कोई बॉटम अप अप्रोच नहीं दिखाई देती है। वी कैन से कि इट इज फंक्शनिंग इन फ्रैगमेंट्स, इट इज फंक्शनिंग इन सिलोज। लाइक यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अब हम स्पेसिफिकली अगर वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन के लिए देर आर नंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फॉर एग्जांपल जब हम एजुकेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, सब्सिडाइज्ड LPG उज्ज्वला योजना की हम बात कर सकते हैं, देन डिफरेंट स्टेट लेवल स्कीम्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं, इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड रहा है, इट हैज इंक्रीज। पहले इट यूज टू बी 1.2 to 1.3% ऑन एन एवरेज 2017-18 के टाइम पीरियड में, एंड देन इट हैज इंक्रीज्ड टू 1.6% इन 2022-23। तो दिस इज द ट्रेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर एक जो ऑपोजिशन ने चीज रेज करी थी वो थी न्याय की, मतलब मिनिमम इनकम अश्योरेंस स्कीम दी जाए इंस्टेड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ की मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स अगर हम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स, तो आप एक मिनिमम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो हम बात करते हैं आप उसको प्रोवाइड करो। तो वहां पे भी ये हमें मतलब सिंस दे आर नॉट अगेन इन पावर, तो जहां जो जिन स्टेट्स में वी आर सीइंग ऑपोजिशन इज इन पावर, तो देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ न्याय स्कीम्स आर आल्सो फंक्शनिंग। और जो ओवरऑल अगर हम चैलेंज बात करते हैं इंडिया की सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के बारे में, अगर हमें उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी बनाना है, उसको बॉटम अप अप्रोच वाले तरीके से लेके चलना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंडली वी कैन से कि वो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स भी हो सकती है, एंड लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास है, तो फिस्कल कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ा challenge है when we're talking about the social security benefits. तो right now we are seeing कि जो framework है that remains chaotic, unbalanced तरीके से function कर रहा है, और वही whether it is related to political interest or not। और social security को 2020 still अभी that is not implemented, तो वो भी implement होना चाहिए so that again we can have a one, we can say more formal structure as far as social security is concerned। एंड गिवन जो स्टेट स्कीम्स भी हैं, तो सोशल सिक्योरिटी लाइक हमने केरला की कुछ टाइम पहले बात करी थी, तो केरला के केस में हमने देखा था कि दे आर अगेन स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिस्कल डेफिसिट बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन दे आर रिलाइंग ऑन दी बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स भी एक लिमिट तक ही हो सकती है, एंड अगेन आप उसको स्टेट लेवल पे ये देखने को मिला कि जो बोरोइंग्स है, जो बोरोड अमाउंट है, वो भी ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया जा रहा है, तो वो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, या वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं जनरेट करता है कि वो आगे लोगों की इनकम इंक्रीज कर रहा है इन अ सस्टेनेबल मैनर। देन वी आर सीइंग चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगेन यहाँ पे बात हो रही है. So national interests, they are dominating India's stronger compulsions to act against far off hazards. तो in case of China Taiwan conflict, अगर हम इंडिया के स्टांस की बात करते हैं, स्टैंड की बात करते हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि मेंटेनिंग द स्टेटस को, स्टेइंग आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, टेकिंग अगेन अ डायरेक्ट स्टैंड, जैसे कि इवन रशिया यूक्रेन वॉर में हमें देखने को मिला कि इंडिया ट्राई टू बैलेंस इट्स ओन इंटरेस्ट एंड वी वर नॉट completely on either side of it. तो फर्स्ट इज कि वी हैव द stake of being like maintaining the stance of status quo with Taiwan. कि it is a self-governing territory and that does not declare independence. तो ऑल जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, अगर इस रीजन में चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट अगर एक्चुअली होती है तो डेफिनेटली सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ट्रेड के ऊपर होगा. अगेन सेफ्टी एंड safe and sea lanes of communication, they would be impacted first. एंड ताइवान में हमने हमेशा डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो ट्रेड है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वन आज के टाइम में, डेफिनेटली जैसे हम उसको बोलते भी है कि दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. तो दैट कैन गेट इम्पैक्टेड एंड जो ओवरऑल हमारा फ्रेमवर्क या डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स है दे कैन गेट इम्पैक्टेड. तो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेशन एंड देन हमने TMSC इज एन एग्जांपल, जो कंपनी ताइवान से आती है विच इज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, वो इम्पैक्ट हो सकता है. इसके अलावा इट कैन कॉस्ट इंडिया इन अ सिवियर मैनर. और ग्लोबल ट्रेड है वो इम्पैक्ट इट कैन क्रिपल डाउन if there is a conflict between China and Taiwan. तो conflict, it is being estimated कि it can amount to 10% of the global GDP अगर conflict होता है. तो even USA is somewhere dependent upon electronics and pharmaceuticals on China. एंड देन जैसे अभी हम अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक एंड नहीं हुआ है, तो सिमिलरली द सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो कि कब इट वुड एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. सो उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. एंड इंडिया की भी जो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल पोजिशन है, इवन दैट कैन कम अंडर क्वेश्चन कि इंडिया कौन सी साइड पे. जैसे ये चीज हाईलाइट हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर में भी कि इंडिया कौन सी साइड पे है. इवन इजराइल हमास वॉर के केस में भी दिस वाज हाईलाइटेड. तो इट इज, वी कैन से कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए चीजें और डिफिकल्ट हो सकती हैं. So we need to enact tougher policies to serve our own interest. So ensuring that again, जैसे इंडो पैसिफिक में हमेशा हमारा स्टांस यही रहता है कि following the rules based international order and following the laws and the guidelines by the international, the UNCLOS UN Convention on Law of Seas. तो इसमें जो लिखा हुआ है कि व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू द इंडिया. तो इंडिया हैज 6 टाइप ऑफ पॉलिसी ऑप्शन: बिल्डिंग नैरेटिव्स अपोज टू चाइनीज अग्रेशन, इंटरनेशनल लॉ आर्गुमेंट, coordinated diplomatic messaging, economic de-risking from the Chinese and the Taiwanese, active operation to support the Taiwanese people, to inculcate, to spread the idea of democracy, and military support to US forces through the use of Quad. तो हर एक एरियाज में इंडिया कैन वर्क टू de-escalate or to make Chinese to make India more and more secure from the impact of the Chinese attack on the Taiwan. तो हाँ, छह और ऑप्शन दिया. इसलिए हम हाँ ये चीज भी बोल सकते हैं कि हमारा सबसे पहले अगर ट्रेड इम्पैक्ट होगा इट विल बिकम मोर कॉस्टली ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो इसलिए मेक इन इंडिया कैंपेन जो है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और सिग्निफिकेंट हो जाता है, सेल्फ रिलायंस और सिग्निफिकेंट हो जाती है. इवन जो जियो पॉलिटिकल रिस्क, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, एनीथिंग कैन हैपन. तो फैक्टरिंग ऑल दोज फैक्टर्स, सेल्फ रिलायंस बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट. सो ये हमने ट्रेंड पहले भी बात करी है
we've been discussing from the past 1 week कि International Labour Organization and the Institute of Human Development they pointed out कि इंडिया में after 2019 जो हमारे लिए एक इकोनॉमिकली टफ टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और वी कैन से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। तो रफली 2/3 ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में जो देखा गया दैट वाज इन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड स्पेसिफिकली अमंग्स होम जो अनपेड वुमेन फैमिली वर्कर्स हैं वो इसमें प्रीडोमिनेट करती हुई देखी गई हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में भी इंक्रीज हुई। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम चाहते हैं ज्यादा इंक्रीज हो, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट लेवल पे है। तो ये हमारे लिए वरिंग साइंस हैं, बिकॉज क्या जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, क्या वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रवेश, कैन यू स्विच ऑफ द माइक? तो ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए इट इज शोइंग साइंस ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये अगेन पैराडॉक्सिकल है कि इकोनॉमिकली टफ टाइम्स में एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, तो इनफॉर्मल सेक्टर में या कैजुअल वेज लेबर्स में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन उठता है। एंड एक और एस्पेक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वहां पे थोड़ा थोड़ा चैलेंज इंक्रीज इस केस में हो रहा है कि वो और ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है एंड लेबर सेविंग होता जा रहा है। बट इंडिया में वी आर सीइंग कि देयर इज अबंडेंट लेबर विच इज देयर, अबंडेंट स्किल्ड लेबर, दैट इज वाई जो एडवांटेज भी है कि चीप लेबर अवेलेबल होता है इंडिया में। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको कैसे एक तरीके से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिले इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। एंड एक और डेटा अगर हम देखते हैं तो इसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दे रेजेस फोरकास्ट फॉर द जीडीपी ग्रोथ इन 2023 7.6%। तो जीडीपी फोरकास्ट की बात हो रही है, बट इंपॉर्टेंट मान ली यही है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जॉब सेक्टर में हाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। तो यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला है, ललित कला अकेडमी के जो चीफ है उनकी पावर्स चेंज कर दी गई हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिगार्डिंग की जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस रहेंगे, अपॉइंटमेंट डिसीजंस रहेंगे, उनको अगेन फाइनल से वुड बी कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो वेदर इट इज सिग्निफाइंग अगेन कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए उसके बाद ये डिसीजन आया, तो अभी जो करंटली मेथोडोलॉजी है क्या वो डेमोक्रेटिक है, फेयर या ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, या इसीलिए चेंजेस किए गए हैं कि या दिस इज अगेन कैन बी एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। Then there was Tiger Triumph 2024 exercise between India and US, a bilateral exercise regarding strengthening coordination between the forces and refine the capabilities in disaster relief operation. So Tiger Triumph between India and US. एमजी नरेगा वेजेस, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पैटर्न एक तो देखने को मिलता है डिफरेंट स्टेट्स में कि फॉर एग्जांपल जैसे गोवा में सबसे ज्यादा हाइक हुई है ऑफ ₹34 पर डे, यूपी और उत्तराखंड में लोवेस्ट एट ₹7। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि जो वेज इंक्रीज कौन से स्टेट में ज्यादा अमाउंट से हो रही है वो अच्छी परफॉर्मेंस को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। उसके बैकग्राउंड में जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज हो रहा है वेजेस में, वेदर दैट इज इन सेम सिंक, वेदर दैट इज इन सेम प्रपोर्शन जिस रेट पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है रादर देन गोइंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कैन से कि ऑन एन एवरेज 10% इंक्रीज इन स्टेट्स में देखा गया है। एंड यहाँ पे लाइक ₹7, तो अगेन वी नो ऑलरेडी नो कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो ₹7 इंक्रीज इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब हम बात करते हैं एक्चुअली क्या उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज नहीं हो रही तो क्या वो सेम लेवल पे उसी लेवल पे मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो उनकी जो रियल इनकम है दैट इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, क्योंकि जो कमोडिटीज के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस सेम अमाउंट में वो लेस अमाउंट ऑफ कमोडिटीज बाय कर सकते हैं। नाउ जब हम सीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो दिस इज रिगार्डिंग द रिलीजन। तो एक रिलीजन के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है दैट कैन बी डन बाय अ लोकल प्रीस्ट।
अब यहाँ पे भी एक कंसर्न यही इमर्ज होता है कि लोकल प्रीस्ट अगर ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है तो इट कैन बिकम वेरी इजियर, क्योंकि आप अगेन पैसे देके या अनफेयर मीन्स के थ्रू भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। सेकंड ये है कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स 1032, तो एक तरीके से इसको डिजिटाइज किया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल भी क्विकली इट कैन बी रिजॉल्व। तो एक तरीके से दिस इज ऑल्सो द ईज ऑफ गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। एंड एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो फाइनल डिसीजन रहेगा सिटीजनशिप देने का, दैट वुड बी टेकन बाय द एम्पावर्ड कमेटी। तो जो ये सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे इवन बाय द लोकल प्रीस्ट, तो एक तरीके से वो एडवाइजरी रहेंगे या रिकमेंडेटरी इन नेचर रहेंगे, बट सर्टनली डेफिनेटली उसको कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। तो दिस इज द डिफरेंट डायमेंशंस, तो इसके लिए the information has been made public. We have एक to application understand that we have to understand that certificate can only be issued by locally reputed community institution. हाँ जी सर। This is a very important thing. Reputed community institution, and there is a role of district collector also. So बट this यहाँ is पे, just to do. हाँ जी सर, आई जस्ट सेइंग कि यहाँ पे भी वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर क्लैरिटी कि कौन से इंस्टीट्यूशन लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे। होते हैं डिस्ट्रिक्ट, नहीं, जब आप बाकी किसी आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं में बोल आपने सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा पूरा है। जब आप सीए के रूल्स को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो प्रीस्ट है उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस कैसे लगेंगे, उसकी हाजिरी होगी मजिस्ट्रेट एसडीएम के सामने कि आपने शादी कब करवाई, बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या थे, शादी का कार्ड दिखाइए, एवरीथिंग इज रेड आउट इन द लॉ। तो ऐसा नहीं है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन भी होंगे, पूरे चेक्स एंड बैलेंस भी है। यहाँ पे लिखा है रेप्यूटेड का he मतलब did not specify the authority or the body that can issue the certificate. नहीं नहीं, वो ठीक है। आप पॉइंट ये है कि आप इसको ऐसे समझिए कि कैसे उस चीज को चलाना है। सो बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड people have been there for a very long time, so that is why see it is a kind of a real case study कि इसको कैसे implement किया जाए। तो ये बात जो है कि भाई यस बिल्कुल एसडीएम का रोल होगा, डीएम का रोल होगा, प्रीस्ट को प्रूफ, बिना प्रूफ के और बिना मतलब एविडेंसेस के तो ऐसे ही तो नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, दिस इज बीइंग शोन एंड एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई लोकली रिप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन वर्ड इज देयर, और वो जनरेट